Good morning, dear children. Today I am going to explain the fifth chapter of Geography, Natural Vegetation and Wildlife. Have you observed the type of trees, bushes, grasses, and birds in the fields and parks in and around your school? Are they similar or there are variations? तो क्या आपने अपनी सराउंडिंग्स में अपने चारों तरफ तरह तरह के पेड़ पौधे या पशु पक्षियों को देखा है? क्या वो एक जैसे हैं या कि आपको उसमें कुछ वेरिएशन दिखाई पड़ता है? इंडिया बीइंग ए वास्ट कंट्री, you can imagine the type of bioforms available throughout the country. तो इंडिया क्योंकि एक बहुत बड़ा विशाल देश है, तो आप इमेजिन कर सकते हो, इसमें कल्पना कर सकते हो कि कितने तरह के यहाँ पर बायोफॉर्म्स अवेलेबल हैं पूरी कंट्री में. Our country, India, is one of the 12 mega biodiversity countries of the world. हमारी कंट्री जो है इंडिया, वो 12 बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज़ जो हैं वर्ल्ड की, उनमें से एक है. ये बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज़ क्या है? द कंट्रीज़ विच आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी, है ना. देयर आर मैनी कंट्रीज़ इन अमेरिका, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वेडोर, मेक्सिको, पेरू, वेनेजुएला are the biodiversity countries, and United States. And the greatest biodiversity countries are China, Indonesia, India, Philippines, and Malaysia. And in South Africa, Madagascar, Democratic Republic of Congo, and South Africa. In Oceania has Australia and Papua New Guinea. And among these countries, India is also very rich in biodiversity, with about 47,000 plant species in India, occupies 10th place in the world and 4th in Asia in plant diversity. लगभग 47,000 प्लांट स्पीशीज़ हैं इंडिया में, जो और जिसकी वजह से इंडिया वर्ल्ड में 10th प्लेस ऑक्यूपाई करता है प्लांट डाइवर्सिटी में, जैव विविधता में. एंड देयर आर अबाउट 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स इन इंडिया, विच अकाउंट फॉर 6% इन द वर्ल्ड्स टोटल नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. तो इसी तरह से 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स हैं इंडिया में, जो कि पूरे वर्ल्ड का 6% हैं. द कंट्री हैज़ मैनी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज ferns, algae and fungi. India also has approximately 90,000 species of animals, as well as a rich variety of fish in its fresh and marine waters. तो कंट्री में बहुत सारे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं, बहुत बड़ी संख्या में फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं. नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब है जैसे फर्न्स हैं, एल्गी है, फंजाई है. तो इंडिया में लगभग 90,000 स्पीशीज़ हैं एनिमल्स की. इसके साथ ही साथ बहुत बड़ी वैरायटी है फ़िश की, फ्रेश वाटर में भी और मरीन वाटर्स में भी, मतलब जो समुद्र में भी, और इसके अलावा जो ताज़ा पानी या फ्रेश वाटर है जहाँ पर, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है मछलियों की. Natural vegetation refers to a plant community which has grown naturally without human aid and has been left undisturbed by humans for a long time. तो natural vegetation क्या है? ये रिफ़र करता है एक ऐसी प्लांट कम्युनिटी को जो कि नेचुरली ग्रो होती है ना, प्राकृतिक रूप से जो बढ़ती है और बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के, बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के. उसमें कोई ह्यूमन एड नहीं होता, उसमें मनुष्य की सहायता की ज़रूरत नहीं होती है, और वो बहुत समय तक अनडिस्टर्ब्ड रहती है बाय ह्यूमंस फॉर ए लॉन्ग टाइम.
है ना, कि उसको कोई भी छूता नहीं है, अनछुई रहती है काफ़ी समय तक। एंड दिस इज टर्म्ड एज ए वर्जिन वेजिटेशन, इसको वर्जिन वेजिटेशन भी कहते हैं। एंड दस कल्टिवेटेड क्रॉप्स एंड फ्रूट्स और कर्ड्स फॉर्म पार्ट ऑफ वेजिटेशन बट नॉट नेचुरल वेजिटेशन। तो इस तरह से ये जो कल्टिवेटेड क्रॉप्स हैं, फ्रूट्स हैं और कैट्स फॉर्म जो है वेजिटेशन का जो है, ये सब नेचुरल वेजिटेशन नहीं है। ठीक है, ये कल्टीवेटेड क्रॉप्स ना, जो कल्टीवेशन से क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, फ्रूट्स फल फूल लगाए जाते हैं, बगीचे तैयार किए जाते हैं, बहुत सारी वेजिटेशन होती है, ये सब वेजिटेशन का पार्ट्स हैं, लेकिन ये नेचुरल वेजिटेशन हम इनको नहीं कह सकते। Do you know the virgin vegetation which are purely Indian are known as endemic or indigenous species, but those which have come from outside India are termed as exotic plants। तो virgin vegetation जो कि purely Indian है उसको एंडेमिक या इंडिजिनस स्पेशीज़ कहते हैं, लेकिन जो आउटसाइड इंडिया से आई हैं, इंडिया के बाहर से आई हैं, उनको हम एक्जॉटिक प्लांट्स कहते हैं। द टर्म फ्लोरा इज़ यूज्ड टू डिनोट प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन और पीरियड। फ्लोरा जो है उसको हम फ्लोरा वर्ड यूज़ किया जाता है ऐसे प्लांट्स को डिनोट करने के लिए जो कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन के होते हैं या पर्टिकुलर टाइम में होते हैं। सिमिलरली द स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स आर रिफर्ड टू एज फाउना। इसी तरह से जो एनिमल की स्पीशीज़ होती हैं उनको फाउना कहते हैं। एंड दिस ह्यूज डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फाउना किंगडम इज़ ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो ये जो इतनी ज़्यादा हमको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ये जो ह्यूज डाइवर्सिटी है फ्लोरा और फाउना किंगडम में, ये इसके कुछ फैक्टर्स हैं। व्हाट आर दीज फॉलोइंग फैक्टर्स? रिलीफ and climate, and in relief land and soil. Land affects the natural vegetation directly and indirectly। जो नेचुरल लैंड है वो नेचुरल वेजिटेशन को अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। डू यू एक्सपेक्ट सम सेम टाइप ऑफ वेजिटेशन इन माउंटेनस, प्लेट्यू एंड प्लेन एरियाज और इन ड्राई एंड वेट रीजन्स? क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि माउंटेन्स में, प्लेटूज़ में या कि प्लेन एरियाज़ में सेम वेजिटेशन होगी, एक तरह की वनस्पति आपको मिलेगी ड्राई रीजन में या वेट रीजन्स में? द नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंसेस द टाइप ऑफ वेजिटेशन। तो लैंड का जो नेचर है, जो प्रकृति है भूमि की, वो प्रभावित करती है वनस्पति के टाइप को, वनस्पति के प्रकार को। किस तरह की वेजिटेशन है वो डिपेंड करता है उस लैंड के नेचर पर कि लैंड वहाँ की किस तरह की ज़मीन है। द फर्टाइल लेवल इज़ जनरली डिवोटेड टू एग्रीकल्चर। तो वो लैंड फर्टाइल है या कि ड्राई लैंड है, वेट रीजन है, वहाँ पर जो फर्टाइल लेवल है वो जनरली एग्रीकल्चर को डिवोटेड है। मतलब कि फर्टाइल लेवल पर, या आप नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में आप जानते हो, है ना, आपने इनके बारे में पढ़ा है नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में, कि ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर कल्टीवेशन होता है और इसी की वजह से, यहाँ की फर्टाइल होने की वजह से यहाँ पर डेंस पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है ना। तो और ये एग्रीकल्चर यहाँ पर बहुत ज़्यादा किया जाता है, खेती होती है मुख्य रूप से। द अनड्यूलेटिंग एंड रफ terrains are areas where grassland and woodlands develop and give shelter to a variety of wildlife। तो इस तरह से जो अनड्यूलेटिंग एंड रफ टेरेन्स है, अनड्यूलेटिंग मीन्स अनइवन लैंड या वेवी लैंड्स आप कह सकते हैं, ऊबड़ खाबड़ जो ज़मीन होती है पहाड़ी क्षेत्रों में आपको देखने को मिल सकती है ना। जो रफ टेरेन्स होते हैं, अनइवन लैंड होती है ना, ये
जहाँ की ग्रास लैंड होता है, घास वगैरह होती है, और वुडलैंड्स, यहाँ पर ग्रास लैंड और वुडलैंड डेवलप होता है, जंगल यहाँ पर तैयार हो जाते हैं, घास तैयार हो जाती है बहुत ज़्यादा। और इसकी वजह से क्या होता है, इट गिव्स शेल्टर टू ए वैरायटी ऑफ वर्ल्ड लाइफ। जो बहुत सारे तरह तरह के जंगली जीव जंतु हैं, उनको एक यहाँ पर शेल्टर मिलता है, एक आश्रय मिलता है, यहाँ पर वो रहते हैं, है ना। जो वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ है ना, जो है तरह तरह के जीव जंतु हैं, ये इन ग्रास लैंड्स में और वुड लैंड्स में वो एक शेल्टर डेवलप कर लेते हैं, वहाँ पर एक शेल्टर तैयार हो जाता है उनको रहने के लिए, एक आवास या घर मिल जाता है इस तरह से। नाउ लेट्स सी सॉइल। द सॉइल्स ऑल्सो वेरी ओवर स्पेस। सॉइल भी वेरी करती है, जगह जगह पर हर तरह की अलग अलग तरह की मिट्टी देखने को मिलती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स प्रोवाइड बेसिस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। अलग अलग तरह की जो सॉइल होती है वो अलग अलग तरह की वेजिटेशन को एक आधार प्रदान करती है, एक बेस प्रोवाइड करती है। द सैंडी सॉइल्स ऑफ द डिजर्ट सपोर्ट कैक्टस एंड थॉर्नी बुशेस, while wet, marshy, deltaic soils support mangroves and deltaic vegetation। जो सैंडी सॉइल्स होती है, रेतीली मिट्टी होती है डिज़र्ट्स में, है ना, जहाँ पर कि कैक्टस और थॉर्नी बुशेस होते हैं। तो इस तरह से we can say the sandy soils of the desert support cactus and thorny bushes, while wet, marshy, जबकि वेट जो नम ज़मीन होती है, गीली मिट्टी होती है, मार्शी होती है, दलदली होती है, कीचड़ वाली होती है, या कि डेल्टाइक सॉइल्स होती है जहाँ पर नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, तो ये सब मैनग्रोव्स को और डेल्टाइक वेजिटेशन को सपोर्ट करती हैं। ऐसी सॉइल्स में जो है मैनग्रोव्स और डेल्टाइक वेजिटेशन ग्रो होता है। तो मैनग्रोव्स का मतलब क्या है कि आपने देखा होगा कि जगह जगह तरह तरह के ट्रीज़ का ग्रुप होता है ना, पेड़ों का झुंड होता है, और डेल्टा में जो भी वेजिटेशन तैयार हो जाती है इस तरह से। अब क्योंकि वो जो सॉइल है वहाँ की, वो मिट्टी वहाँ की वेट होती है ना, हमेशा पानी रहता है वहाँ पर, तो उस तरह की वेजिटेशन वहाँ पर तैयार होती है। द हिल स्लोप्स विद सम डेप्थ ऑफ सॉइल हैव कोनिकल ट्रीज। तो इसी तरह से जो हिल स्लोप्स होते हैं, है ना, जो हिल्स होती हैं, उनके नीचे की साइड में स्लोप्स पर कुछ जो गहराई है मिट्टी की डेप्थ में, वहाँ से जो तैयार होती हैं, द हिल स्लोप्स विथ सम डेप्थ ऑफ सॉइल हैव कॉनिकल ट्रीज। यहाँ पर कॉनिकल ट्रीज तैयार होते हैं, आपने देखा होगा पहाड़ों पर, हिमालयन रीजन में, माउंटेनियस एरियाज़ में जो पेड़ होते हैं, ट्रीज होते हैं, वो कॉनिकल ट्रीज होते हैं, वो कॉनिकल शेप में होते हैं, कोन की शेप में होते हैं। नाउ क्लाइमेट, temperature. The character and extent of vegetation are mainly determined by temperature along with humidity in the air, precipitation and soil। जो character है और इसके साथ साथ extent है vegetation का, ये सब mainly किस पर कैसे determined होता है? मेनली ये मुख्य रूप से किससे निर्धारित होता है? बाय टेम्परेचर अलॉन्ग विद ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर मतलब तापमान जो है वहाँ का, और इसके साथ साथ हवा में जो नमी है, ह्यूमिडिटी इन द एयर। प्रेसिपिटेशन एंड सॉइल। व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? प्रेसिपिटेशन मीन्स फॉर्म ऑफ वाटर इन रेनफॉल, या हम कह सकते हैं कि इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल और इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल एंड सॉइल। तो ये जो कैरेक्टर है या कि जो एक्सटेंट है वेजिटेशन का, जो वेजिटेशन जो वनस्पतियां हैं उनकी जो चारित्रिक विशेषताएं हैं, और इसके साथ जो उनका एक्सटेंट है, वो सब मेनली डिटरमिन होता है टेम्परेचर से, और उसके साथ साथ जो ह्यूमिडिटी है, हवा में नमी है, उसकी वजह से, और प्रेसिपिटेशन और सॉइल से। तो ऑन द स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज एंड द हिल्स ऑफ द पेनिनसुला above the height of
115 meters, the fall in the temperature affects the types of vegetation and its growth and changes it from tropical to subtropical, temperate and alpine vegetation. तो जो स्लोप्स है हिमालयाज़ के और हिल्स के, पेनिनसुला के जो पेनिनसुलर हिल्स हैं वहाँ के स्लोप्स पर लगभग 915 मीटर्स तक की हाइट के ऊपर जो टेम्परेचर में फॉल की वजह से, टेम्परेचर में क्योंकि फॉल होता है, डिक्रीज़ होता है हाइट की वजह से, एल्टीट्यूड की वजह से, उससे जो वेजिटेशन की टाइप है, जो वनस्पति का प्रकार है, वो अफेक्टेड होता है, वो प्रभावित होता है और इसके साथ साथ उसकी ग्रोथ भी अफेक्टेड होती है एंड चेंजेस इट फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड अल्पाइन वेजिटेशन। इसके साथ साथ वो उसमें चेंज भी आता है ना, परिवर्तन भी होता है ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट की वजह से और अल्पाइन वेजिटेशन की वजह से उसमें चेंजेस भी होते हैं, वहाँ की वेजिटेशन में बदलाव देखने को मिलता है, चेंजेस देखने को मिलते हैं। नाउ फोटो पीरियड और सनलाइट, द वेरिएशन इन ड्यूरेशन of sunlight at different places is due to difference in latitude, altitude, season and duration of the day। जो वेरिएशन होता है सनलाइट की ड्यूरेशन में डिफरेंट प्लेसेस पर, मतलब अलग अलग लैटीट्यूड पर, एल्टीट्यूड पर, सीज़न और जो ड्यूरेशन है दिन का। आपने देखा होगा, आपने पढ़ा है इससे पहले भी कि जो सनलाइट है ना, द सनलाइट फॉल्स डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर्स। सनलाइट जो इक्वेटर्स पर डायरेक्टली फॉल होती है, इसलिए उसके आसपास के रीजन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और इस तरह से जैसे जैसे सनलाइट वहाँ से दूर तक पड़ती है, हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम मूव करते हैं इक्वेटर से नॉर्थ साइड में या साउथ साइड में, जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर वो कम होता जाता है, द टेम्परेचर डिक्रीजेस, ठीक है। और लैटीट्यूड की वजह से वो उस पर डिफरेंस आता है देखने को, डिफरेंट प्लेसेस पर सनलाइट जो है ना, जैसे जैसे लैटीट्यूड चेंज होता है, हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर सनलाइट की ड्यूरेशन कम समय तक होती है, इस वजह से वहाँ गर्मी कम होती है। एल्टीट्यूड जैसे जैसे हम हाइट पर, ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं, इसके साथ ही सीज़न की वजह से और ड्यूरेशन ऑफ द डे, दिन की ड्यूरेशन कितना है, दिन का मतलब कि सनलाइट कितनी देर तक पड़ती है, ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। एंड ड्यू टू लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट ट्रीज ग्रो फास्टर इन समर। अब क्योंकि समर में सनलाइट की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होती है, सूर्य की गर्मी ज़्यादा टाइम तक मिलती है, तो जिसकी वजह से जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ते हैं गर्मियों में। नाउ प्रेसिपिटेशन, in India, almost the entire rainfall is brought in by the advancing southwest monsoon, means June to September. In the previous chapter, you have learnt about the climate, and we saw that the almost the entire rainfall is brought by the advancing southwest monsoon, है ना। हमने देखा कि पूरा जो रेनफॉल है ना, मानसून सीजन है, वो कैसे आता है, साउथ वेस्ट मानसून की वजह से, जून से सितंबर के बीच में। और रिट्रीटिंग कैसे होती है, रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून्स, और इसी तरह से विड्रॉल भी होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से। तो एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल हैव मोर डेंस वेजिटेशन एज कंपेयर टू एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल। तो वो एरियाज़ जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, वहाँ पर वेजिटेशन बहुत ज़्यादा डेंस देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा घनी वनस्पतियाँ होती हैं एज़ कंपेयर टू एरियाज़ ऑफ लेस रेनफॉल। अगर हम जो लेस रेनफॉल एरियाज़ हैं उनके कंपैरिजन में, उनकी तुलना में जो हैवी रेनफॉल एरियाज़ हैं वहाँ पर वेजिटेशन बहुत ज़्यादा डेंस होती है। हैव यू एवर थॉट
as to why forests are important for human beings? क्या आपने सोचा है कभी इस बात को कि फॉरेस्ट क्यों इम्पोर्टेंट है ह्यूमन बींग्स के लिए? Forests are renewable resources and play a major role in enhancing the quality of environment. फॉरेस्ट क्या है? वो एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं और इसके साथ साथ वो क्वालिटी, इन्वायरमेंट की क्वालिटी को क्या करते हैं? इन्हांस करते हैं। और इसके साथ ही साथ दे मॉडिफाई लोकल क्लाइमेट को मॉडिफाई भी करते हैं। और इसके साथ ही कंट्रोल सॉइल इरोजन को भी कंट्रोल करते हैं। मतलब जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा रहते हैं तो उसकी वजह से वहाँ की मिट्टी, जो रूट्स होते हैं उनके ट्रीज़ के, वो बांध करके रखते हैं मिट्टी को, ताकि इरोजन नहीं होने पाता है इसकी वजह से। और रेगुलेट स्ट्रीम फ्लो, और जिसकी वजह से जो वहाँ का स्ट्रीम फ्लो है वो भी रेगुलेट होता है। सपोर्ट ए वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज़ जो हैं बहुत सारी, वो भी इन्हीं पर डिपेंडेंट, इन्हीं की वजह से उद्योगों में भी हेल्प मिलती है, इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी हेल्प मिलती है, जो भी यहाँ से पेड़ पौधे, लकड़ियाँ वगैरह सारी चीज़ें और प्रोडक्ट्स हैं जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स वो यूज़ करते हैं। एंड प्रोवाइड लिवलीहुड फॉर मैनी कम्युनिटीज़ एंड ऑफर पैनोरमिक और सीनिक व्यू फॉर रिक्रिएशन। और इस तरह से बहुत सारे कम्युनिटीज़ को लिवलीहुड प्रोवाइड होता है, यहाँ से उनको अपनी जीविका मिलती है। इस पर उनकी जो जीविका है वो डिपेंडेंट है, वो पेड़ पौधों पर आश्रित हैं। यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं इनको वो ले जाते हैं, जैसे आप हनी है, गम है, या फ्यूल के लिए लकड़ियाँ यहाँ से ले करके जाते हैं, उनको बेच करके अपना निर्वाह करते हैं। और इसी तरह से पैनोरमिक और सीनिक व्यू, रिक्रिएशन के लिए, मनोरंजन के साधन के लिए भी ये यूज़ होते हैं फॉरेस्ट। लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, रिक्रिएशन के लिए आते हैं। एंड दे कंट्रोल विंड फोर्स एंड टेम्परेचर एंड कॉज रेज। तो इस तरह से ये जो फॉरेस्ट हैं विंड फोर्स को भी कंट्रोल करते हैं और इसके साथ साथ टेम्परेचर को भी कंट्रोल करते हैं, और इन्हीं की वजह से बारिश भी होती है। दे प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल एंड शेल्टर टू द वाइल्ड लाइफ। इसी तरह से सॉइल को ह्यूमस भी प्रोवाइड करते हैं। जो भी डिकेड प्लांट्स होते हैं, लीव्स होती हैं, पत्तियां, सूखी पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं, उनकी वजह से सॉइल को ह्यूमस मिलता है। और जो जीव जंतु हैं, वाइल्ड लाइफ जो है, उनको शेल्टर भी मिलता है, उनको एक आवास मिलता है, घर मिलता है, यहाँ पर रहते हैं सभी। इंडियाज़ नेचुरल वेजिटेशन हैज़ अंडरगॉन मैनी चेंजेस ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स such as the growing demand for cultivated land, development of industries and mining, urbanization and overgrazing of pasture। तो इस तरह से जो इंडिया की नेचुरल वेजिटेशन है वो बहुत सारी चेंजेस से के थ्रू उसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से। जैसे लगातार जो बढ़ती हुई डिमांड है कल्टीवेटेड लैंड की, अब क्योंकि ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन द डिमांड ऑफ कल्टीवेबल लैंड इज़ इंक्रीजिंग, है ना। क्योंकि लगातार जो बढ़ती हुई आबादी है, बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से कल्टीवेबल लैंड की मांग हो रही है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो फॉरेस्ट लैंड है उसको क्लियर करके लोग उसको एग्रीकल्चरल लैंड तैयार करते हैं, वहाँ पर एग्रीकल्चर करते हैं, कल्टीवेबल लैंड में उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। और इसी तरह से जो इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट है वो भी इसी की वजह से होता है। माइनिंग में भी हेल्प मिलती है इससे, अर्बनाइजेशन भी होता है, और पैश्योर की ओवर ग्रेजिंग भी हो रही है। अर्बनाइजेशन मतलब बढ़ रहा है, सिटीज़ टाउन्स डेवलप हो रहे हैं, और इसके साथ ही साथ जो पैश्योर्स हैं, वहाँ पर जो घास वगैरह है उसकी ओवर ग्रेजिंग बहुत ज़्यादा होती है, लोग अपने कैटल्स को चराते हैं वहाँ, जानवरों को। द वेजिटेशन कवर ऑफ इंडिया इन लार्ज पार्ट्स इज़ नो मोर नेचुरल इन द रियल सेंस। तो अब जो वेजिटेशन कवर है इंडिया में काफ़ी बड़े भागों में, वो अब उतना ज़्यादा नेचुरल नहीं है वास्तविकता में, एक्सेप्ट इन सम इनएक्सेसिबल रीजन्स लाइक द हिमालयाज़
the hilly regions of central India and the Marusthali, the vegetation in most of the areas has been modified at some places or replaced or degraded by human occupancy. कुछ एरियाज को छोड़ करके वो ऐसे रीजन्स जो कि इनएक्सेसिबल है, जहाँ पर मनुष्य पहुँच नहीं पाया है। हम कह सकते हैं कि जैसे हिमालयाज़ है, जो हिली रीजन्स हैं सेंट्रल इंडिया के, और मरुस्थली वगैरह हो गई, डिज़र्ट हो गया। जो वेजिटेशन है बहुत सारे ऐसे एरियाज़ में, वो कुछ प्लेसेस पर मॉडिफाई कर दिया गया है, उनको नेचुरल वेजिटेशन वो नहीं रह गई है, या कि उनको रिप्लेस कर दिया गया है, या कि ह्यूमन ऑक्यूपेंसी की वजह से वो डिग्रेडेड हो गई है वेजिटेशन वहाँ की। ठीक है, क्योंकि मनुष्य के हस्तक्षेप की वजह से। तो नाउ that's all for today, dear children. The next topic will be discussed in the next class. Okay, thank you everyone.